हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से अतुल स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 अध्याय नंबर 3, अध्याय 2 और अध्याय 1 लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल इन वन वीडियो बनाया हूँ, क्लियर, यानी कि सभी का मिक्स करके एक वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ, अध्याय 1 का और अध्याय 2 का। क्लियर हुआ ना। अलग अलग अध्याय का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। और मैं बता दूं कि क्लास 12 का हर एक सब्जेक्ट की बहुत ही तेज़ी के साथ तैयारी कराई जा रही है। तो यदि आप चैनल पर फर्स्ट हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे, सॉल्व पेपर जो हल करा जाए उसको मिलता रहे। तो ये आपके लिए रहा, क्लियर। तो आज ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो अध्याय 3 में इससे बाहर आपको कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, सारा मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, कुछ टाइम तो वेस्ट करना पड़ेगा आपको इस वीडियो में। आपको निछान यानी कि केवल वीडियो नहीं देखना है, क्या करना आपको, साथ में आपको कॉपी और पेन लेकर बैठना है। अगर ये करेंगे आप और इसे लिखेंगे भी, तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, रटना नहीं समझना है। हमारे इस चैनल पर रटाया कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ समझाया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि विद्युत धारा आपका क्लियर हो जाए। आज क्लियर हुआ ना, अध्याय नंबर 3 क्लियर हो जाए, तब अध्याय 4 बचेगा। तो आपके डिमांड के हिसाब से अध्याय नंबर 4 भी आएगा, क्लियर। अध्याय 1 और 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लास 12 केमिस्ट्री का भी अध्याय 1, 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट कीजिएगा लिंक, क्लियर। अब देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। विद्युत धारा अध्याय नंबर 3 है। विद्युत धारा, सबसे पहले जब विद्युत धारा पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात यही आती है, विद्युत धारा कहते किसे हैं, क्लियर। तो विद्युत धारा कहते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या होता है, विद्युत आवेश के जो प्रवाह किया जाता है, जो धारा हमेशा प्रवाह किया जाता है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट लाइट आ गई, तो क्या होता है, धारा प्रवाह होते रहा है ना। सपोज दैट कुछ भी मान सकते हैं ना अपने समझने के लिए। तो वही होता है कि विद्युत आवेश की जो प्रवाह करने की जो दर होती है वही विद्युत धारा कहते हैं, क्लियर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला विद्युत धारा किसे प्रदत्त करते हैं, आई बराबर क्या होता है, Q/T। और इसका जो मात्रक होता है एम्पियर होता है, क्लियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के जो प्रवाह की दर होती है उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इतना क्लियर हुआ ना आपको अच्छे से। अब अगला हेडिंग आ जाता है 1 एम्पियर। 1 एम्पियर किसे कहते हैं, मुझे उम्मीद है पहली बात तो विद्युत धारा आपको अब पता हो गया होगा। अगर नहीं पता एक बार फिर देख लीजिए। ऐसे कह सकते हैं कि किसी आवेश और समय के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, क्लियर हुआ। यही अगर फॉर्मूला आपको याद है तो ऐसे बना सकते हैं, किसी आवेश और किसी आवेश एवं समय के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, क्लियर हुआ ना। अब बात ये आती है कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, किसे, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर ये होता है, आसान भाषा में अगर समझेंगे आप तो ये क्या है, आवेश है। क्यों क्या होता है, आवेश होता है ना। अगर इसमें एक आवेश और एक समय के अनुपात को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। अब लिखा कैसे है ये भी देख लीजिए आप, एक अच्छे से बता रहा हूँ कि किसी भी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। कि कोई चालक है, उसमें 1 सेकंड 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए, क्लियर हुआ ना, कि 1 एम्पियर, क्लियर। 1 एम्पियर ना कहिए, आप कहिए किसी एक आवेश एक समय या सेकंड कहिए के अनुपात को क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं आप इसे, 1 मिनट, आपको सेकंड नहीं दिख रहा, थोड़ा जूम इन करना चाहूँगा मैं, क्लियर। अब दिख रहा है ना कि किसी भी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित किया जाए तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। अब इसकी जो राशि होती है, तो यह कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 1 एम्पियर अदिश राशि है, सदिश राशि है, क्या कौन सी राशि, तो आपको क्या कहा देना है, डायरेक्ट अदिश राशि, क्लियर इतना। अब हम आगे देखेंगे, चलो। अपवाह वेग व अनुगमन वेग दोनों एक ही चीज़ है। मैं कई बार बताया हूँ इसे, और जितनी बार बताया हूँ अलग अलग तरीके से बताया हूँ। तो आपके स्कूल में अगर अलग तरीके से बताया गया है कोई बात नहीं, ये भी नहीं गलत काटेंगे और वो भी गलत नहीं है, क्लियर। तो मैं भी ऐसे किया हूँ, कई बार बताया हूँ, कई तरह से बताया हूँ कि जिससे कि आपको समझ में आए। तो अपवाह वेग अगर आ गया तब भी यही लिखना है, अनुगमन वेग आ गया तब भी यही लिखना है, क्योंकि ना
ऐसे बहुत बार होता है कि अपवाह वेग दे दिया, तो आप याद क्या किए हो, अनुगमन वेग। तो भैया मुझे अनुगमन वेग आता था, अपवाह वेग आता ही नहीं था, लिखे ही नहीं। तो यही चीज़ मैं लिख के आ गया कि इसे अपवाह वेग भी कहते हैं और अनुगमन वेग कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िए इसे। क्या है ये, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या मुक्त, ठीक है ना, फिर से एक बार देख लीजिए कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उन्हें एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है, तो उसी वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। कितने आसान भाषा में लिखा हूँ कि जब, जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन हुआ, ये भी इलेक्ट्रॉन, एक प्लस माइनस, अगर दोनों आपस में टकराते हैं तो भैया जब कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट, भगवान करे ऐसा ना हो, जैसे कोई साइकिल से और कोई बाइक से वो लड़ जाता है आपस में, तो उसमें क्या होगा, लड़ेंगे, किसी का चोट लगेगा और किसी को नहीं लगेगा, तो ये एक वेग और उसमें से मतलब कुछ ना कुछ निर्णय आएगा कि किसी को लगा है किसी को नहीं लगा। वही चीज़ का आता है इसमें कि जब दो लोग का आपस में टक्कर होगा, ध्यान समझिए, जब दो लोग को, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ अभी, किताबी भाषा नहीं, आपस में टक्कर होगा तो उसमें एक वेग जरूर निकलेगा, कुछ ना कुछ जरूर निर्णय आएगा, उसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। अब इसे इस भाषा में समझो जिस भाषा में मैं लिखा हूँ। क्या होता है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उन्हें एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है, तो इसी वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। इसका थोड़ा डायग्राम मैं बनाना चाहूँगा फटाक से, ना आप भी बना दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा और आपको पूरा का पूरा नंबर भी मिल जाएगा। क्या करना है, कुछ नहीं, बेलन का आकार का बना देना है, एक माइनस एक प्लस बैटरी द्वारा जुड़ा है। क्लियर, समझ में आया ना। अब ये जो है इधर साइड जा रहा है आवेश और एक इधर साइड, तभी तो एक पता होगा भाई, नहीं तो नहीं करना, ये मत करो, ये वाला बना दो अपना, बस नाम देना हो नाम दे दो, यही अनुगमन वेग होता है। और इसे लिख दो, ये भी, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, VD से प्रदर्शित करते हैं। इतना क्लियर हुआ ना। अब मैं अगले पेज में और अगला देखूंगा। चलो अब देखिए, मैं अगले हेडिंग पे आ गया और अगले पेज में आ गया। क्या है, माध्य मुक्त धारा। ये क्या होता है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई दूरी माध्य मुक्त धारा कहते हैं। अभी सपोज दैट मान लेते हैं दो लोग का आपस में रेस हो रहा है, तो उसमें जो समय लगेगा उसी को क्या कहते हैं, माध्य मुक्त धारा कहते हैं। अब इसे इस भाषा में समझो आप कि जो दो क्रमागत टक्कर के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा तय की गई जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, माध्य मुक्त धारा कहते हैं। क्लियर हो ना, कितना आसान था। तो इसे रटना कुछ नहीं है और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। आपको कुछ मैं छोड़ूंगा नहीं आपके लिए, आप देखो, शेयर करो बस। श्रांति काल क्या होता है इसको देखो। हम दो क्रमागत टक्करों के बीच के समय अंतराल को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। कि जो दो टक्कर लगातार होते हैं उनके बीच की जो समय होती है उसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। क्लियर हुआ ना। एक बार फिर से देख लीजिए कि दो क्रमागत टक्कर यानी कि दो लगातार जो टक्कर होते हैं उनमें जो अंतराल को श्रांति काल कहते हैं। जैसे दो बार लगातार टक्कर हुए, जैसे एक बार हुआ, इससे सॉरी एक बार मैं दूसरा चीज़ लेकर देखिए। अभी देखिए ये दो पेन से दो बार लगातार टक्कर हो रहा, एक दो। अब देखिए जब एक बार टक्कर हुआ फिर इसके बाद इधर गया फिर यहाँ पर लड़ा, तो यानी कि बीच में कुछ समय बचा कि नहीं बचा, आप बताओ, बचा होगा ना। यानी कि जो समय इसके बीच में लगा होगा ना, जो समय लगा है इसी को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। फिर से इसको समझो, देखिए एक बार लड़ा और फिर यहाँ से गया और फिर इस पे गया, लेकिन इसके बीच में जो समय लग रहा है, इसके बीच में जो लड़ने की जो समय लग रहा है उसी को क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। क्लियर हुआ ना, श्रांति काल भी आपका क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे विद्युत धारा क्या होता है। नहीं तो विद्युत धारा छोड़ो, आपको मैं डायरेक्ट लेके चलता हूँ किसमें, अगले पेज में, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। और विद्युत धारा में बताने वाला था, तो विद्युत धारा मैंने आपको ऑलरेडी आप सबको बता रखा हूँ, तो मैंने यहाँ पर भूल से लिख दिया, तो कोई बात नहीं, इसको मैं गलत कर देता हूँ। तो मैं अगले पेज में धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर आएगा। चलो अगले पेज में, तो आपका अगला हेडिंग क्या है, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको ज़रूर तैयार करके जाना चाहिए। वैसे भी मैं 2 बार बता चुका हूँ, तीसरी बार ये शायद है, ये लेसन के साथ बता रहा हूँ। क्लियर है ना। तो मिस मत कीजिएगा, कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ अलग तरीके से बताओ,
क्या है इसके बीच में बता दूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। अगर आता भी है तो इसको देखिए पूरा अच्छे से। क्या है अगला हेडिंग, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तथा चालक की लंबाई ए है। लंबाई तो एल होता है भाई, लंबाई एल है, ठीक, क्लियर। अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा ना। देखिए जो अनुगमन वेग का आप बनाए थे ना, इसकी लंबाई क्या है आपकी, एल है, यही कह रहा है। और यहाँ पर क्या है, प्लस आयन है, प्लस आयन है, क्लियर ना। ये आपका हुआ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए। यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मान लिया, है ना। अब यही चीज़ इसमें लिखा हूँ कि माना किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है आपका, ए है। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हुआ आपका, ए हुआ, तथा चालक की लंबाई क्या हुई, इस पूरे की लंबाई क्या है आपकी, एल है। अब देखिए तब एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है, पता है कि नहीं धारा का। तो जिसकी आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही ऑलरेडी, ठीक। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी होता है, और क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है, पता है ना। और टी को ऐसे ही लिख लेंगे, क्लियर, इतना पता ना। अब हम कुल निकालेंगे कि चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक मिनट ऊपर करिए, चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई अब देखेंगे तो है ये कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे जब चालक में क्या निकालेंगे, चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो क्या होता है चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन बराबर एन इंटू ए एल है, यानी कि कैपिटल एन इजक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए एल है। चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्लियर हुआ ना। क्या होता है, एन इजक्वल टू एन इंटू ए एल, ये फॉर्मूला इसको याद कर लीजिए, क्लियर है ना। अब देखिए हम कुल इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अब हम निकालेंगे क्या, कुल आवेश निकालेंगे। एक बार इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और एक बार आवेश निकालेंगे। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक। हाँ चलो, तो इसमें हम निकालेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनों में कुल आवेश निकालेंगे चालक में। तो चालक आवेश क्या होता है, क्यू, आवेश क्यू प्रदर्शित करते हैं ना, तो क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है, क्लियर, इतना तो पता होगा ना। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एन ई होता है ना, तो एन को एन ही रहने देते हैं, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। पीढ़ी समझिए इसको अच्छे से, नहीं तो एक बार और इसको देखिए कि एन बराबर अभी आपने निकाला ऊपर क्या होता है, स्मॉल एन इंटू ए एल लिख लीजिए, एन की जगह लिख सकते हैं ना, और इस स्मॉल ई है तो लिख लीजिए इसको भी स्मॉल ई, क्लियर हुआ ना, क्यू इक्वल टू। अब इसमें मैं निकालूंगा धारा, प्रवाहित धारा, धारा किसे प्रदर्शित करते हैं, आई से। तो प्रवाहित धारा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बटे आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान टी होता है, जो कि आपने ऊपर देखा है, यहाँ पर है, क्लियर हुआ ना। अब देखिए आई इक्वल टू क्यू बटे के टी है, और क्यू आपने यहाँ पर निकाला है, तो ये यहाँ पर हम रख देंगे ए एल इंटू ई, रख सकते हैं ना, क्लियर है ना। सॉरी दिखा नहीं, एक मिनट, हाँ। अब देखिए ये क्यू है, क्यू की जगह है स्मॉल एन इंटू ए एल इंटू स्मॉल ई, यहाँ पर क्यू की जगह मैंने इतना रख दिया, क्लियर हुआ ना। और टी है तो मैंने टी को भी ऐसे लिख दिया। और एक फॉर्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो समझते चलिए इसको, थोड़ा डिफ़िकल्ट है मुझे लगता है, डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि फार्मूला इसमें पता रहना चाहिए। अगर फार्मूला को पता है तो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, क्लियर ना। तो क्या होता है, एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि समय इज इक्वल टू होता है दूरी बटे के वेग। क्या होता है, समय इज इक्वल टू दूरी बटे वेग, क्लियर। तो दूरी, समय क्या होता है टी, दूरी क्या है उसमें एल है, और वेग क्या है आपका वी डी होता है वेग, क्लियर। तो टी की जगह हम एल बटे वी डी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम टी की जगह डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ एल, ए एल है, ठीक, टी मत मानिएगा, एल बटे के वी डी, क्लियर हुआ ना। अब देखिए इसको पलट दीजिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन इंटू पहले ए एल इंटू ई लिख दीजिए, और गुड़े
वी डी नीचे है यानी कि ये ऊपर चला जाएगा तो वी डी बटे के एल हो जाएगा। क्लियर? तो एल से एल कट जाएगा तो आपका भी क्या बचेगा, आई इज इक्वल टू एन इंटू ई, और ए भी बच रहा है ए, और क्या बच रहा है वी डी यानी कि गुणा है ये है तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट आई बराबर एन ई ए वी डी। ये आपका फॉर्मूला का आ गया है। आई बराबर क्या होता है, आई बराबर एन ई ए वी डी। क्लियर? बहुत आसान था, कुछ नहीं था, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको समझ में भी आएगा। कुछ ऐसे फॉर्मूला इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में इसको फिर से देख लीजिए, क्योंकि मैं अगर बार बार यही चीज़ बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहीं पर इसको इस हेडिंग को एंड करते हैं। अब अगले हेडिंग पे अगले पेज में चलते हैं। चलो अगले पेज में। अब अगले पेज में मैं आ चुका हूँ। अगला पेज में क्या है, जितने पेज में चलेंगे, जितने आगे बढ़ेंगे, उतनी ही अच्छा हेडिंग मिलेगा आपको, और हर बार कुछ नया सिखाता हूँ हमेशा। तो अगला हेडिंग क्या है, धारा घनत्व। ये क्या होता है, पहली बात ये जान लीजिए, धारा घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। क्लियर हुआ था ना? धारा घनत्व को हम हमेशा जे से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? क्या इसमें किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा की मात्रा को धारा घनत्व कहते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर से देखो इसको, क्या है आपका कि किसी चालक, मान लेते हैं वह कोई भी चालक हो, उसके एकांक क्षेत्रफल से जो प्रवाहित धारा होती है, जो प्रवाहित क्या होती है, धारा की जो मात्रा होती है, इससे क्या हम कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं, जे इज इक्वल टू आई अपान ए। क्या होता है, जे इज इक्वल टू आई अपान ए होता है। आई क्या है आपका, धारा हो गया। क्लियर? आई क्या है आपका, धारा हो गया, और जे क्या हो गया आपका, धारा घनत्व हो गया, और बच रहा है क्या, ए। तो ऐसा मत ना लिखूँ, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जे इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, आई अपान ए हो गया। तो आई आपका क्या है, धारा हो गया। क्लियर ना? आई क्या है आपका, धारा हो गया, और बच रहा है क्या है, ए। तो ए आपका क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है ए। क्लियर हुआ ना? और जे क्या है आपका, धारा घनत्व है, ये है जो कि आपको पता है। धारा घनत्व भी क्लियर। देखिए धारा घनत्व थोड़ा क्या है, ये इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, तो इस पर मैं टाइम वेस्ट ना करूं। अब देखिए मैंने छोड़ दिया था थोड़ा कि बताया भी धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बताया था ना, तो इसमें देख लीजिए कि धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये भी जानना जरूरी भाई ना। तो हेडिंग डालिए, मैं भूल गया था, यहाँ पर बता दे रहा हूँ ना, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, वेग में संबंध वाला मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया। मतलब कौन वाला, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। वो फॉर्मूला अगर पता रहेगा तभी ये आएगा, ये भी समझ लेना, ठीक है। तो जे इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें आई अपान ए होता है, तो जे इज इक्वल टू लिख लीजिए आई अपान ए होता है ना, तो लिख लीजिए। अब आई बराबर क्या होता है भैया, अभी निकाले थे, आई बराबर क्या होता है, एन ए ई वी डी, और बटे के ए है तो ए लिख दो, ए से ए कट गया, तो आपका क्या बचेगा, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, एन ई वी डी। ये आपका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। क्या, कौन सा फॉर्मूला है, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध का जो फॉर्मूला आता है वो भी आपको क्लियर हो गया। क्लियर हुआ ना? अब मैं अगले हेडिंग पे चलता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। चलो अगला हेडिंग है आपका प्रतिरोध। इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसको पूछते बहुत लोग हैं, जो आपसे आगे चले गए हैं वो लोग पूछते हैं। क्या है कि धारा, इसको कई तरह से कई लोग बताते हैं, तो ये भी सही है आपका कि धारा के मान में आने वाले रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हुआ ना? धारा के मान में आने वाले जो रुकावट होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब जैसे सपोज दैट पानी जैसे जा रहा है नहर से, ठीक, तो उसमें क्या है, एक जगह बांध दो खूब अच्छे से कि पानी ना जा सके, तो यानी कि रुकावट आया कि नहीं आया, वही रुकावट को क्या कहते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। कि जो भी रुकावट किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कोई लाइट है, ठीक, लाइट है,
तो उसमें अभी आप जो काट देंगे, लाइट को बंद कर देंगे, बटन ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा, धारा जाना बंद हो जाएगा, लाइट जाना बंद हो जाएगा और ऑटोमेटिक बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो जब भी लाइट दिया जाएगा तभी तो जलेगा ना, तो वही चीज़ है, अगर उसमें रोक दिया जाए तो वही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्लियर ना। अब अगला आ जाता है ओम का नियम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये आप 10th में भी पढ़े रहे होंगे, 12th में भी है। ओम का नियम ध्यान समझिए। इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्या है इसमें, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, समझ में आ रहा है ना, कि कोई भी किसी भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। क्लियर हुआ। अब इसको पढ़ के दिखाता हूँ जो मैंने लिखा है। क्या मैं लिखा हूँ कि इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक का विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। क्लियर हुआ। बार फिर से पढ़ो कि इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना, समझिए इसको अच्छे से, कि भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन ना किया जाए, समझ में आया ना, कि अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए तो जो उसमें विभवांतर होगा उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसे अब इसका फॉर्मूला अगर आप देखेंगे ना तब समझ में आएगा आपको। क्या कह रहा है, विभवांतर, विभवांतर किससे प्रतीत करते हैं, V से। विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती, यानी कि V प्रोपोर्शनल I। समझ में आया। अब इसको भी ऐसे कह सकते हैं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए, यानी कि परिवर्तन ना किया जाए, तो उसमें प्रवाहित विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। अगर समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट के रूप में क्या आ जाएगा, V = RI या IR, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर हुआ ना। मुझे उम्मीद ओम का नियम भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगले पेज में चलता हूँ और वो पेज में बहुत ज़्यादा, यानी कि आप श्योर हो कि 100 में 90% क्या 95% एग्जाम में आता है। तो चलो अगले पेज में चलते हैं। चलो अब अगला हेडिंग जो आपका आता है वह है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। आपने क्या क्या देखा अभी कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अब आपका आ गया अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुझे ओम का नियम निकालना है अनुगमन वेग की सहायता से। तो अनुगमन वेग की सहायता से अगर जब आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको अनुगमन वेग का फार्मूला पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या क्या किया हूँ वो चीज़ पहले देख लीजिए आप अच्छे से। क्या है कि माना कि चालक तार की, माना किसी चालक तार की लंबाई L है। जो चालक तार है उसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, L है। ये पूरी लंबाई जो है इसकी L मान लेते हैं। तथा क्षेत्रफल A है, तो क्षेत्रफल A होता है ये। तथा तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन N है। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है, N है। तो हम निकालेंगे, देखिए इसमें टाइम लगेगा, टाइम से नहीं घबराना है। तो टाइम ज़रूर लगेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और इसको अच्छे से देखना आपको। क्लियर हुआ ना। तो क्या बताने जा रहा हूँ आपको, अनुगमन वेग से ओम के नियम की व्युत्पत्ति। तो अब लिखिए, आप भी लिखिए फटाफट कि अनुगमन वेग की सहायता से क्या निकाल रहा हूँ, ओम के नियम। ध्यान रखिएगा ये बात। ये इतना डायग्राम बना लिया, मुझे उम्मीद है बना लिए होंगे। अब इसके आगे लिखेंगे जब चालक में, क्या लिखेंगे, चालक में प्रवाहित धारा। तो प्रवाहित धारा का फॉर्मूला बताइए भाई जल्दी से। I बराबर क्या होता है, NEAVD। क्या होता है चालक में प्रवाहित धारा, I बराबर NEAVD। क्लियर हुआ ना। अब हम निकालेंगे चालक तार। क्या निकालेंगे, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर E के विपरीत, अभी वो समझा रहा हूँ, यानी कि ये देखिए E के विपरीत ये है ना, के विपरीत क्या है कि चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर E के विपरीत दिशा में
में लगने वाला बल, यानी कि जो ई है इसके विपरीत दिशा में, यानी कि इधर साइड जो लगने वाला बल है वो क्या होगा। तो बल किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। तो एफ बराबर क्या होता है आपका, क्यू इंटू ई। क्लियर हुआ ना। अब ये कहाँ से आ गया नया, अभी समझा रहा हूँ। पहली बात एक चीज़ ये आपको पता होगा, ई बराबर क्या होता है आपका, एफ अपान क्यू होता है। ई बराबर, ये तो पता होगा ना, ई बराबर एफ अपान क्यू। कहाँ से निकल रहा है ये सब फॉर्मूला, भैया आप 9th में पढ़े होंगे ये फॉर्मूला। क्या है, ई बराबर एफ अपान क्यू। तो ये आपको पता है ना। अब यहाँ से एफ बराबर क्यू ई हो गया, यहाँ से क्यू ई मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये आपका मुझे निकल गया। अब देखिए यहाँ से एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई इंटू ई। क्लियर हुआ ना, क्यू बराबर एन ई होता है ना, तो वही चीज़ लिखा हूँ। लिखते चलिए अभी, क्योंकि ये अगले पेज में जाएगा तो फिर मैं अगले पेज में कैसे कर बता पाऊँगा। तो लिखते चलो भाई, बता दूंगा पीछे लिखा हूँ, तो इतना ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं बार बार पेज पलटूंगा तो समझ सकते हो कितना टाइम लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा उतना। ठीक है, तो एफ बराबर क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ई इंटू ई। इतना क्लियर हुआ ना आपको। अब यहाँ पर एन की मान मैंने क्या मान लिया, 1। क्या मान लिया, 1। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। क्लियर हुआ ना। और एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ई बराबर क्या होता है आपका, वी अपान एल। क्या होता है, ई इक्वल टू वी अपान एल होता है ना। तो यहाँ से मैं वी एफ, देखिए ई बराबर यहाँ पर मान रखेंगे, यही वाला। क्लियर हो रहा है ना। तो एफ का वैल्यू अच्छे से आ जाएगा, ई इंटू वी अपान एल रख दो। क्लियर हुआ ना। इसको मान लेते हैं हम समीकरण, मानते चलो इसको। अगर समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा भाई, नहीं होगा ना। तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, समीकरण 1 मान लेता हूँ। क्लियर है ना, ये समझ में आया। ई बराबर वी अपान एल, एफ बराबर ई और कैपिटल ई की जगह मैंने क्या रख दिया, वी अपान एल रख दिया। क्लियर हुआ ना। अब देखिए यहाँ से मैंने निकाल लिया क्या, ई माइनस का द्रव्यमान का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है, एम हो तो, द्रव्यमान एम हो तो उससे उस उत्पन्न त्वरण, उससे उत्पन्न त्वरण। तो क्या निकालेंगे, यदि ई माइनस का द्रव्यमान एम हो तो उससे उत्पन्न त्वरण, ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। क्लियर। यहाँ से ए अगर मैं निकालूंगा तो एफ अपान क्या आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा। देखिए ए, ठीक, एफ एम नीचे आ जाएगा, तो यानी कि ए इक्वल टू एफ अपान एम हो जाएगा। अब देखिए ए इक्वल टू एफ का वैल्यू यहाँ पर है ई वी बटे एल, तो ई वी बटे एल लिख दो, और एम है ये है ऑलरेडी, तो इसको भी लिख देंगे हम। यहाँ तक क्लियर हुआ ना, ए इक्वल टू ई वी बटे के एल एम। इतना क्लियर हुआ ना अच्छे से, बहुत आसान था, कुछ नहीं था। इस पेज को अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अगले पेज में तभी चलिएगा, क्योंकि मैं अगले पेज में जाऊँगा फिर से रिटर्न नहीं आऊँगा यहाँ पर। ठीक है ना। देखिए क्या क्या था, एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा आपको। सबसे पहले प्रवाहित धारा आई निकालना है आपको, फिर एफ बराबर क्यू ई का फॉर्मूला लगाना है, और अगर जहाँ क्यू आ जाता है वहाँ पर एन ई लग देना है। क्यू बराबर एन ई होता है और एन का वैल्यू 1 होता है। क्लियर, यहाँ पर मैंने रख दिया। और मैंने फिर निकाला एफ बराबर एम ए, तो मुझे ए से निकाल लिया त्वरण, यानी कि त्वरण ए ही होता है ना, तो त्वरण निकालिए ए बराबर एफ अपान एम। तो यहाँ से ए की वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब मैं अगले पेज में चल रहा हूँ, वीडियो स्किप करके, और आप सब बने रहिए। चलो, मुझे उम्मीद है वहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब हो गया तो लास्ट तक देखते रहिए, पूरा क्लियर होगा। अब मान लेते हैं ई त्वरित गति करता है। ये क्या करता है आपका, त्वरित गति करता है। ये क्या करता है आपका, त्वरित गति करता है। तो जब धातु के अंदर क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, धातु के अंदर, धातु के अंदर ई, थोड़ा लिख लीजिए, अभी बता रहा हूँ क्या बताना चाहता हूँ मैं। ई धनायनों से लगातार टकराते हैं, लगातार टकराते हैं। क्या है, धातु के अंदर ई धनायनों से क्या करते हैं, लगातार कर टकराते हैं।
तो किन्हीं दो टक्करों के बीच, श्रांतिकाल बताए रहे ना, श्रांतिकाल बताए थे ना, तो वही होता है। तो किन्हीं लिखो, आगे भी लिख दो, किन्हीं दो टक्करों के बीच, किन्हीं दो टक्करों के बीच समय श्रांतिकाल कहलाता है। समय क्या कहलाता है? श्रांतिकाल। समय श्रांतिकाल कहते हैं। ये तो आपको पता है भाई श्रांतिकाल किसे कहते हैं, जो कि मैं पहले बता दिया इसी लेसन में कि श्रांतिकाल किसे कहते हैं। तो वही चीज़ है कि धातु के अंदर ईंधन आयनों से लगातार टकराते हैं और किन्हीं दो टक्करों के बीच जो समय श्रांतिकाल कहलाता है, यानी कि जो टक्करों के बीच जो समय अंतराल होता है उसे हम क्या कहते हैं? श्रांतिकाल कहते हैं। इतना क्लियर हुआ ना? अब एक चीज़ बताओ, गति के आप नियम पढ़े थे ना क्लास 9 में, तो प्रथम नियम क्या होता है? गति का प्रथम नियम, गति प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम नहीं पता? जान लीजिए, गति का प्रथम नियम होता है v = u + a t। ए क्या है? आपका त्वरण है, और टी क्या है? आपको पता ही है, समय होता है ना, और वी यू तो पता ही है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर 0, u का मान क्या मान लिया? 0। तो v = हमने 0 + a का वैल्यू, आप पीछे जाके देखिए, पीछे अगले पेज में एकदम नीचे जो मैं लिखवाया था, अगले पेज में जो एकदम नीचे लिखवाया था, क्या लिखवाया था? ईवी था, और क्या था? EV/m, EV/LM था। क्लियर? मैंने देख लिया EV/LM। 1 मिनट स्किप करके मैं देखना चाहता हूँ ना, चलो ठीक है, यही है EV/ क्या है? LM है। ये चाहिए का ये ML का ये, या तो LM का ये, और T को क्या कर दिया मैंने? टाउ मान लिया। क्लियर? अब इसके आगे हम देखेंगे, v = EV/ml कर सकते हैं, EV/ml। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है ना? चाहे मान के चलो, चाहे ना चलो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सोचते कितना लंबा है, समझते कितना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ये भी है कि v = e v/ml होता है। इतना क्लियर हुआ गति के प्रथम नियम से। अब प्रारंभ में ई का वेग, क्या है? प्रारंभ में ई पर वेग 0 यानी कि 0, वेग 0 तथा बाद में 0 तथा बाद में v हो, तो एक बार 0 हो जाए और एक बार क्या हो जाए? v हो जाए, तो अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग देखना है। क्लियर है ना? तो अनुगमन वेग क्या होता है? vd = एक बार मैंने क्या मान ली? 0 प्लस, और एक बार क्या मान लिया? v, इसका क्या हो? बटे के 2। क्लियर? तो यहाँ से मैं vd निकाल लूँगा, तो vd/v/2 हो जाएगा। क्लियर ना? vd भी निकल गया। अब v का मान रखने पर किस में रखेंगे? जो आप समीकरण नंबर 2 रखे माने थे, ठीक है, यानी कि इसमें रख दीजिए, ऊपर वाले में। तो चलिए रख देते हैं, क्या? v का मान रखने पर, v का मान रखने पर, फिर भी आराम से मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको तेज़ी लगता हो तो कमेंट करिएगा। तो v का मान रखने पर, तो v का मान इसमें हम रखेंगे तो क्या आएगा आपका? देखिए, ये वाला समीकरण जो 2 है, इसको किस में रखना है? इसी में रखना है आपको। तो v का मान रखने पर, जब मान रखेंगे vd पे, तो vd बटे ये जो v का मान है ये रहा, EV/टाउ बटे क्या है? ml है। अब यहाँ पर 2 है, ये है ऑलरेडी, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे? 2 है, ये है ना, तो 2 लिख देंगे। तो vd = EV/टाउ बटे 2ml हो जाएगा। तो v का मान रखने पर, तो रख दिया v का मान मैंने। इतना क्लियर हुआ ना? आप क्या निकालेंगे? समझ में आ रहा है ना? v का मान सिर्फ रखा हूँ, जो समीकरण 2 माना था मैंने, समीकरण 2 में 2 का v में रखने पर, तो मान रख दिया मैंने। अब इसमें मैंने निकालूंगा क्या? प्रवाहित धारा निकालूंगा। धारा किसे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रवाहित धारा जब निकालेंगे तो I = क्या होता है? अनुगमन वेग के वाला फार्मूला NAEVD, यही होता है ना, I =
ए ई वी डी। तो यहाँ से मैं निकालूंगा अगर I इज इक्वल टू एन ए ई। अब देखिए वी डी, ये रहा वी डी ना, वी डी बराबर क्या माने थे आपने, ये माना था ना ई वी टाउ बटे 2ml। तो यही चीज़ वी डी की जगह मैं रख दूंगा ई वी टाउ बटे 2ml। ये क्लियर हुआ ना। आई का मान रख दिया मैंने प्रवाहित धारा में, क्लियर ना। वी डी का मान देखिए, ये तो आपको अच्छे से आता होगा कि आई बराबर यानी ये वी डी अनुगमन वेग की जो भैया निकाले थे आप जस्ट पहले, तो उसी में मैंने वी डी का मान ये रहा ना, वी डी का मान यही इसमें रख दिया। समझ में आया ना। अब मैं अगले पेज में चलता हूँ, अब ज़्यादा बड़ा नहीं है, चलो अगले पेज में। तो कुछ अगले पेज में यही आया था कि आई इज इक्वल टू एन ए ई वी टाउ, ये आया था अगले पेज में जो कि मैं समझा चुका हूँ 2ml। अब देखिए इसका अगर मल्टीप्लाई इसमें कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा कि आई इज इक्वल टू एन ए ई का ई में करा दीजिए, ई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। वी टाउ है तो वी टाउ लिख दो, बटे के 2ml है तो 2ml लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे सकते हैं, बटे के एक लिख सके है ना। तो क्या हो जाएगा 2ml और आई क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हो ना, 2ml आई बराबर ये वाला पूरा लिख लीजिए एन ए ई स्क्वायर वी टाउ। क्लियर हुआ ना इतना। तो यहाँ से मैं v का वैल्यू निकालना है मुझे, क्या निकालना है v का, कौन सी वैल्यू निकालना है v का। v का वैल्यू जब निकालेंगे देखिए 2ml आई है तो लिख देंगे 2ml आई बटे के, ये बटे में हो जाएगा ना, क्या बच रहा है एन ए ई स्क्वायर टाउ, एन ए ई स्क्वायर बटे के टाउ। क्लियर हुआ ना। अगर मैंने इतने को नियतांक मान लूँ, ये क्या मान लूँ मैंने, नियतांक यानी कि कांस्टेंट। अगर नियतांक मान लूँ तो क्या आ जाएगा आपका v प्रोपोर्शनल आई, क्लियर, v प्रोपोर्शनल आई। तो v इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आई आर, नियतांक के रूप में क्या आ गया आर। तो आपका क्या हुआ, जो फाइनल आंसर है जो निगमन कर रहे थे आप वह आ चुका है। तो प्लीज़ इसको क्या करना है एक बार और देख लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लाऊंगा तो ये ज़रूर इंक्लूड करके लाऊंगा, ये बात याद रखना जैसे आप। तो मुझे उम्मीद है कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा, बहुत तो नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें कई फार्मूला लगे थे। सभी फार्मूला को अच्छे से समझना होगा, देखना होगा, बैठ के आराम से, कोई जल्दी नहीं है। एक बार इस वीडियो को आपको फिर से देख लेना चाहिए। सिर्फ क्या यही वाला कि धारा वो अनुगमन वेग की सहायता से ओम के नियम की व्युत्पत्ति, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा ये क्वेश्चन ज़रूर इंक्लूड करके लाऊंगा। तो इससे अच्छा है कि आपको क्या कर लेना चाहिए, बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए इसे। तो प्लीज़ यार इसको ज़रूर से एक बार और देखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपका, ठीक है ना। तो चलिए अब अगले पेज में और अगला देखते हैं। चलो अब देखिए अगला हेडिंग जो आ गया अगले पेज में, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन दो तरह से होता है, पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। चाहे पहला कहो चाहे दूसरा कहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका ऐसा नहीं आएगा प्रतिरोधों का संयोजन का पहला लिखिए, ऐसा नहीं आएगा। ऐसे आ सकता है कि प्रतिरोधों का संयोजन दोनों नियम लिखिए या प्रतिरोधों का संयोजन बताइए। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ठीक है ना। तो देखिए इसको चाहे पहला कर दीजिए, चाहे मैं समांतर क्रम संयोजन पहले लिख दे रहा हूँ, नहीं तो अभी कंफ्यूज होंगे आप। समांतर क्रम संयोजन, क्लियर। और दूसरा क्या है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन दो संयोजन है, एक तो है समांतर क्रम संयोजन और दूसरा है क्या आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अब सबसे पहले जब लिख देंगे समांतर क्रम संयोजन तो सबसे पहले यही बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। तो पहले डायग्राम फिर लिखूंगा, फिर उसके बाद समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो डायग्राम देख लीजिए इसका। सबसे पहले हेडिंग आप डाल दीजिए कि समांतर क्रम संयोजन। क्या डालेंगे, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, क्लियर ना। तो समांतर क्रम संयोजन में सबसे पहले आप बनाइए, देखिए दिख क्या रहा है, समांतर यानी कि समान हो,
क्लियर हुआ ना बात इतना। समांतर मतलब क्या होता है, समान होना। तो यही चीज़ देखिए बिना स्केल के बना रहा हूँ, तो सॉरी अगर कुछ भी रॉन्ग हो जाए, आपको स्केल की सहायता से ही बनाना है, ठीक है ना। क्या करना है, समांतर मतलब दिख समझ में आ रहा होगा आपको कि यानी कि क्या हो, आपका समान हो, सभी चीज़ें क्या हो, समान हो। चलिए ठीक है, तीनों देखिए समान है। जब समांतर मतलब यही होता ही है, समझ लो आपका कि जब सभी चीज़ें, सभी प्रतिरोध, ये क्या होता है जो इस तरह बना हुआ है, ये प्रतिरोध होता है। जब सभी प्रतिरोध क्या हो, आपस में समान हो, तो वही क्या होता है, समांतर होता है। ये बैटरी बना रहा हूँ मैं, इसका नाम ए रख दीजिए और इसका नाम रख दीजिए बी। अब यहाँ से देखिए जब धारा जाएगा तो ये I1 होगा, ये I2 होगा और ये I3 होगा। इतना क्लियर। अब ये प्रतिरोध नाम रख दीजिए, इसका नाम रख दीजिए R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3। तीनों प्रतिरोध अलग अलग हुए और ये प्लस माइनस बैटरी V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। अब जो चीज़ मैं बनाया हूँ यही चीज़ इसमें लिखना है। क्या लिखना है कि इस विधि में जो सभी प्रतिरोध जोड़े गए हैं ये एक दूसरे से सभी जुड़े हैं। समझ में आया ना। देखिए ये जो A है इससे पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध सभी जुड़े हैं, और जो B है और ये B के आखिरी वाला छोर जो है ये सभी B से जुड़े हुए हैं। इतना क्लियर हुआ ना। इसी के बारे में अब लिखना है। चलो लिख के फिर आपको मिलता हूँ वीडियो में। चलो तो देखिए मैंने लिख लिया, क्या लिखा हूँ देख लीजिए आप कि इस विधि में जोड़े जाने वाले सभी प्रतिरोध जो मैंने आपको बताया, जो अभी जस्ट मैंने बताया, थोड़ा जूम इन करना चाहूँगा मैं, ठीक है। इस प्रतिरोध में थोड़ा देखते भी चलिए आप वहाँ पर। इस प्रतिरोध में देखिए जोड़े जाने वाले सभी प्रतिरोध का एक ओर के सिरों को एक बिंदु पर, यानी कि ये वाला एक ओर का सिरा देखिए एक बिंदु पर और दूसरी ओर का दूसरे बिंदु पर जोड़ा गया है। जैसे R1 और R2 और R3 तीनों प्रतिरोध आपस में समान है, यही होता है समांतर क्रम संयोजन। अब इसमें निगमन इसका बताएंगे कि समांतर क्रम संयोजन आया कैसे, इसका फॉर्मूला आखिर होता क्या है, इसके फॉर्मूला के बारे में चर्चा होना चाहिए। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, R1 प्रतिरोध, R1 प्रतिरोध में धारा। तो भैया एक फॉर्मूला बताइए, धारा I, यानी कि इसमें देखिए धारा सभी अलग अलग, I1 I2 I3 सभी धारा अलग अलग है ना। तो इसमें I1 निकालेंगे पहले। तो I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है ना। ध्यान समझिए, I इक्वल टू क्या होता है, V/R, ठीक है। लेकिन आप सब बताइए कितने इसमें प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध है ना, तो R1 रख दीजिए। अब वैसे R2 के लिए निकालिए, R2 प्रतिरोध में धारा I2 यहाँ पर हो जाएगा और V/R2 हो जाएगा। एक बार R1 एक बार R2। अब ऐसे R3, चाहे जितने प्रतिरोध, कोई ज़रूरी नहीं 3 प्रतिरोध, कोई ज़रूरी नहीं 2 प्रतिरोध हो सकता है 6 प्रतिरोध हो, 8 प्रतिरोध हो, बस चाहे जितने प्रतिरोध हो आपको यही फॉर्मूला लगाना जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये R2 हो गया। अब ऐसे R3 प्रतिरोध में धारा I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R3। सभी अलग अलग है, R1 R2 R3 तीनों प्रतिरोध अलग अलग हैं। तो हम इसमें निकाल लेते हैं कुल धारा। धारा क्या होता है, I होता है, पता ही है आपको। तो जब कुल धारा निकालेंगे, यानी कि जब आप दुकान पे जाते शॉप पे तो सामान लेते होंगे, सामान लेने के बाद आप क्या करते हैं, सारा जोड़ते हैं कितने रुपए हुए। तो इसमें पूछ रहा है कुल धारा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I इक्वल टू I1 क्या आया आपका, V/R1, V/R1। ऐसे I2 भी आया है क्या, V/R2, और I3 क्या है आपका, V/R3। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, V दिख रहा है, तो V कॉमन ले लीजिए। I इक्वल टू V कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। V क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया। अब I इक्वल टू क्या होता है आपका फॉर्मूला, I इक्वल टू यही तो लगाए हो ना, V/R, यही तो फॉर्मूला होता है ना। देखिए थोड़ा I इक्वल टू V/R ही होता है ना। क्या लिखे थे आप, अलग अलग प्रतिरोध था इसलिए R1 R2 R3 लिखे थे। तो एक काम और करना आपको, I की जगह मैंने V/R लिख सकता हूँ। तो लिख दो V/R इक्वल टू V1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। क्लियर हुआ ना इतनी बात। अब देखिए V से V कट जाएगा तो क्या निकलेगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। अगर चाहे जितने प्रतिरोध ऐसे लगे हों
ऐसे आप जोड़ते चले जाएंगे। 1/r इक्वल टू 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3 धन 1/r4। इसी प्रकार से चाहे जितने प्रतिरोध जुड़े हों सभी को जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है प्रतिरोधों का संयोजन में समांतर क्रम संयोजन आपको आ गया होगा। श्रेणी क्रम संयोजन अगले पेज में, चलिए देखिए अगले पेज में। अब अगला हेडिंग आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में समान था आपस में, श्रेणी मतलब समान नहीं होगा, यही समझ लो आप, ठीक है ना। और इसे जो न्यूमेरिकल आते हैं, जो सवाल आते हैं, इसको भी बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेने का जब तक हूँ मैं बताने योग्य, ठीक है ना। मैं अगर आप सबका मुझे साथ मिला तो मैं हर एक चीज़ को कवर करूँगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। चलिए, तो श्रेणी क्रम संयोजन का कुछ डायग्राम इस प्रकार से है। ये क्या होता है आपका बताओ फटाक से, प्रतिरोध होता है। और प्लीज़ यार अगर समझ में आया है तो ज़रूर से लाइक करना, कम से कम 5-10 लोग को शेयर करना, बहुत मज़ा आएगा, है ना, जिससे कि और भी इसी प्रकार से वीडियो बनाऊँ आपके लिए। देखिए, श्रेणी मतलब आपस में एक दूसरे से लगे हुए हैं। इसका नाम दे सकते हैं R1, इसका R2 और R3, तीनों प्रतिरोध। और इसमें विभवांतर V1, V2, V3, और इसका नाम रख सकते हैं A, B, कुछ भी रख दो। यहाँ पर कोई बिंदु है और यहाँ पर कोई बिंदु है, क्लियर है ना। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, लिखना पहले सुन लीजिए मुझे, फिर मैं लिखूँगा, तब वीडियो के साथ फिर से मिलाऊँगा आपको, क्लियर है। क्योंकि मैं टाइम आपका नहीं लेना चाहता, बस केवल प्रॉब्लम ये बन जाती है आप सब मांगते हैं ऑल इन वन वीडियो, यानी कि पूरे लेसन का एक वीडियो। तो पूरे एक लेसन का एक वीडियो समझते हो टाइम लगेगा ना मुझे बनाने में, लिखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, आपको पता होगा। देखिए ये क्या है, R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध हैं, और V1, V2, V3 विभवांतर है आपका। A, B कोई बिंदु है, क्लियर हुआ ना। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, मैं अपने लैंग्वेज बता रहा हूँ पहले, और इसको समझिए। देखिए R1 के, ये देखिए ये पहला छोर है, ये दूसरा है ना, यह कहिए ऐसे, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो कहेंगे क्या, R1 के दूसरे बिंदु और R2 के पहले बिंदु द्वारा मिला देते हैं, तथा R2 के दूसरे बिंदु और R3 के पहले बिंदु द्वारा मिला देते हैं, ठीक है ना। और R3 के दूसरे बिंदु तथा R1 के पहले बिंदु द्वारा किसी भी बैटरी द्वारा इसे ज्वाइन कर देते हैं। R3 के दूसरे और R1 के पहले बिंदु द्वारा मिला देते हैं आपस में, क्लियर समझ में आया होगा। बहुत आसान है यार, देखिए फिर से एक बार कि R1 के दूसरे प्रतिरोध से या R1 के दूसरे सिरे से R2 के पहले सिरे से मिलाते हैं, कैसे कहेंगे फिर से देखिए, R1 के दूसरे सिरे से और R2 के पहले सिरे से मिलाते हैं, तथा R2 के दूसरे सिरा और R3 के पहले सिरे द्वारा मिलाते हैं, तथा R3 के दूसरे सिरे R1 के पहले सिरे द्वारा मिला देते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को क्या करना है, मैं स्किप कर रहा हूँ, लिखूँगा, फिर वीडियो के साथ आपको मिलाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा। मुझे उम्मीद है वैसे समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई बात नहीं है। चलो देखिए मैंने लिख लिया हूँ क्या है, अब इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए जो मैं अपने लैंग्वेज में बताया आपको वो भी बहुत आसान था, बहुत सरल था, और इसमें किस लैंग्वेज में लिखा हूँ इसको आप देख लीजिए। क्या है, इस विधि में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध उनके सिरों से मिलाकर जोड़ते हैं। देखिए R1 का सिरा इसमें मिला है, इसका सिरा इसमें मिला है, और R3 का सिरा R1 में मिला है। तो सभी देखिए R1, R2, R3 प्रतिरोध के 3 तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और इनके सिरों पर भी विभवांतर है, और सभी प्रतिरोध में समान धारा बहेगी। बस समान धारा बहेगी, ध्यान रखिएगा। समांतर क्रम संयोजन में समान धारा नहीं बहती थी, यही अंतर है इसमें समान धारा बहेगा और उसमें समान धारा नहीं बहता था। अब निकालेंगे क्या इसके आगे, मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा, क्लियर है ना। अब देखिए अब निकालेंगे क्या, इसमें थोड़ा ऊपर करूं, क्या निकालेंगे कि R1 के सिरों, क्योंकि R1 R2 ऐसे निकालेंगे, R1 के सिरों का विभवांतर, R1 के सिरों का विभवांतर क्या होता है, V1 = IR1, क्लियर हुआ ना। V1 = क्या हो जाएगा, IR1। और R2 के लिए ऐसे निकालेंगे कि R2 के सिरों का विभवांतर V2 = IR2। अब ऐसे R3 का निकालेंगे तो V3 हो जाएगा = IR3। कहाँ से हम निकाल रहे हैं, ये पता हो रहा है आपको क्या होता है, V = IR फॉर्मूला होता है ना,
किसका फॉर्मूला, ओम के नियम का फॉर्मूला है कि नहीं है, वही फॉर्मूला तो लगा रहा हूँ यार। R1 इसमें समान धारा बह रही है, धारा यानी कि I होता है, तो I1 I2 I3 इसमें नहीं होगा, इसमें समान धारा बह रहा है यानी कि I रहेगा। और ये जो प्रतिरोध हैं ये अलग अलग है, R1 R2 R3, और जो विभव है विभवांतर है ये अलग अलग है। क्लियर, V1 V2 V3। तो जैसे उसमें कुल धारा निकाले थे उसमें क्या निकालेंगे, कुल विभवांतर निकालेंगे, कुल विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, V, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, अलग अलग है ना। अब देखिए V इक्वल टू V1 का मान क्या है IR1, और इसका क्या है IR2, और इसका क्या है IR3, सभी के अलग अलग हैं। V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्लियर हुआ ना। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, I, तो V इक्वल टू I काम कॉमन ले लिया तो क्या हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब V इक्वल टू क्या होता है आपको पता है ना, V इक्वल टू क्या होता है IR होता है, ये होता है ना, तो V की जगह मैंने IR रख सकता हूँ, तो V इक्वल टू IR इक्वल टू I R1 धन R2 धन R3। अब देखिए I से I कट गया तो क्या हो गया आपका R इक्वल टू R1 धन R2 धन R3, ये तीनों अलग अलग हैं, R1 धन R2 धन R3, ये R का प्रतिरोध है। क्लियर, समझ में आया ना। R इक्वल टू क्या आ गया आपका R1 धन R2 धन R3। मुझे उम्मीद है श्रेणी क्रम संयोजन आ गया, समांतर क्रम भी संयोजन आ गया, चाहे जितने प्रतिरोध इसमें जुड़े हों, लंबे में जुड़े हैं तो ये समझ लेना श्रेणी क्रम संयोजन। इसका ट्रिक भी मैं बताऊंगा, जब क्वेश्चन बताने लगूंगा ना तब बताऊंगा, ये बात याद रखना, पूछना जरूर, बताऊंगा तब पक्का 100% श्योर है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये चीज़ें आपको आ गया, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, बहुत आसान था। अब मैं अगले पेज में चलता हूँ और अगला दिखाता हूँ वो कैसे लगेगा। चलो अगले पेज में अगला हेडिंग है आपका जो विद्युत वाहक बल है, यही है ना अगला हेडिंग। अब देखिए इसको भी समझिए, बहुत आसान तरीके से सभी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, प्लीज़ यार शेयर करिए इसे, है ना। तो मैं क्या बताने जा रहा हूँ अब, विद्युत वाहक बल ये होता क्या है, ये है किसी आवेश को पूरे परिपथ में जो प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अभी आपको क्या करना है, ऐसे नहीं समझना है कि इसमें जो लिखा है आपको अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझना है। समझ में आ रही बात ना। इसमें क्या समझेंगे आप कि किसी आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर, समझ में आया। किसी आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा होती है और उसी को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर हुआ ना बात। अब देखिए E बराबर W/Q, ये फॉर्मूला होता है। विद्युत वाहक बल किससे प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। W क्या है आपका किया गया कार्य है, और Q क्या है आपका आवेश है यार, सिंपल सी चीज़। ठीक, फिर से एक बार समझेंगे आप, समझ लीजिए। किसी आवेश, कोई भी आवेश हो, पूरे परिपथ में जो प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा होती है, यानी कि कोई भी चीज़ काटने में जितनी भी ऊर्जा आप देते हैं और उसी को क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्लियर, समझ में है ना। तो E बराबर W/Q, W क्या है आपका किया गया कार्य है और Q क्या है आपका आवेश है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं तो इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोग खेल रहे हैं नीचे और उसी से आवाज़ें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, है ना। शायद जा रहा है या नहीं जा रहा है ये तो नहीं पता, देखने के बाद पता चलेगा, बताओगे जब आप सब, तो कोई बात नहीं, शायद जा रहा होगा। तो E बराबर W/Q, ठीक, ये विद्युत वाहक बल है। अब अगला हम देखते हैं टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। हर एक चीज़ कवर कर रहा हूँ मैं। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, दो टर्मिनल के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में जो किया गया कार्य होता है, यानी कि दो चीज़ हैं, जैसे मान लेते हैं ये दो पेन हैं, इसमें जो टर्मिनल करने में जो किया गया जो कार्य होता है उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। और इसका भी फॉर्मूला V बराबर W/Q होता है। V इक्वल टू W/Q। W क्या है आपका आवेश हो गया, सॉरी किया गया कार्य हो गया, और Q क्या है आपका आवेश है।
कंफ्यूज हो रहा हूँ, कोई बात नहीं है ना, आपको और क्लासेस लेना है इसीलिए लिया भी हूँ अभी जस्ट वाले मैथ का क्लास एंड किया फिर इसको कर रहा हूँ। तो V बराबर क्या होता है W/Q। W क्या होता है किया गया कार्य होता है और Q क्या होता है आवेश होता है। तो टर्मिनल विभवांतर आपको क्या हो गया बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया। अब मैं अगले हेडिंग में चलते हैं और अगले पेज में चलो। आपने विद्युत वाहक बल पढ़ा, टर्मिनल विभवांतर पढ़ा, अब इसको भी पढ़ लीजिए कि विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर ई के बीच संबंध। ध्यान समझिएगा, ई के बीच संबंध क्या है। विद्युत वाहक बल पढ़ा आपने, टर्मिनल विभवांतर भी पढ़ा। अब फिर आ गया विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर ई के बीच संबंध। अब इसको समझिए, ये क्या आपका प्रतिरोध आर हो गया, ये धारा यहाँ से बह रहा है, क्लियर, और यहाँ से आया धारा, बस ज़्यादा इसमें ध्यान न दिए। अब इसमें जो मैं लिखा हूँ उसको देखिए। मान लिया किसी सेल का विद्युत वाहक बल ई है, ये जो सेल है इसका ये पूरा ये जो दिख रहा है आपको इसको क्या कहते हैं विद्युत वाहक बल ई है। और जबकि टर्मिनल विभवांतर किसे प्रदर्शित करते हैं बताओ, V से ना, अभी जस्ट मैं पहले बताया हूँ, इसके पहले वाला वही बताया हूँ, तो V से प्रदर्शित करते हैं। तो V एक मिनट जूम इन करना चाहूँगा मैं थोड़ा, ठीक है, V है और Y है, प्रतिरोध क्या है R है, ये समझ में आया। जबकि टर्मिनल विभवांतर V है और आंतरिक प्रतिरोध R है, जबकि Y प्रतिरोध, ये जो अंदर, आंतरिक मतलब अंदर होता समझ लो एक प्रकार से, और Y मतलब क्या होता है बाहर का, तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है और जबकि Y प्रतिरोध कैपिटल R है। यहाँ पर इसको क्या मान लिया मैंने कैपिटल R मान लिया, ये Y प्रतिरोध है, बाहर है प्रतिरोध, क्लियर हुआ ना। अब मैं क्या निकालना है, ई के बीच संबंध निकालना है, यानी कि ई बराबर मुझे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जरा इसको समझिएगा। एक चीज़ आपको पता है, नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम, तो क्या है कि विद्युत वाहक, नहीं तो ऐसा कहिए आप कि सेल द्वारा किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य बराबर सेल के अंदर कार्य प्लस क्या निकाल रहे हैं हम, सेल के अंदर कार्य और सेल के बाहर कार्य। भैया दोनों निकालेंगे तभी तो आएगा ना बाहर कार्य, क्लियर हो ना। एक बार सेल के अंदर निकाल लेंगे और एक बार क्या निकालेंगे सेल के बाहर निकाल लेंगे। तो भैया कार्य W होता है ना, तो W बराबर W प्लस W, कहाँ कुछ पता चल रहा है, तो ऐसे एक बार लिख दीजिए Y लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए आंतरिक, क्लियर हुआ ना। अब देखिए W बराबर क्या होता है EIT, कैसे, अब देखिए यहाँ थोड़ा बताना चाहूँगा आपको। E बराबर क्या होता है, क्योंकि मुझे W निकालना है, E बराबर क्या होता है W/Q होता है कि नहीं होता है, तो होता है ना। अब यहाँ से मैं और एक चीज़ होता है Q बराबर IT, यहाँ पर मैंने IT रख दिया, तो E बराबर क्या हो जाएगा W/IT ना। तो W का मान निकालेंगे तो W = E × IT, कार्य का आ गया W बराबर EIT, क्लियर हुआ इतना बात ना। तो मुझे W की जगह EIT रखना है, तो यहाँ पर रख दो EIT = और एक चीज़ V बराबर क्या होता है, देखिए W बराबर हो गया, यहाँ पर मैंने EIT लिख दिया, लेकिन Y के लिए जब निकालेंगे यानी कि V, ठीक है, VIT हो जाएगा, VIT प्लस, और इसको मान लेते हैं V और इसको मान लेते हैं V'-IT। और अगर मान लेता हूँ V' बराबर IR मान लिया, क्या IR, V' बराबर, तो V' की जगह मैंने क्या रख देता हूँ IR रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा आपका EIT = VIT प्लस I²RT, क्लियर हुआ ना। अब देखिए EIT और EIT = यहाँ से IT मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपका V प्लस I, एक I कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचेगा I और R बचेगा, है ना। तो IT से कट गया, तो E = आपका क्या निकल आया V प्लस IR। यही तो आपको निकालना था भैया, यही आपको निकालना था, निकाल ले गए। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर E के बीच अगर संबंध आएगा तो W बराबर W Y के लिए, फिर आंतरिक के लिए, और W का मान कैसे मैंने निकाला कि W बराबर क्या होता है EIT होता है, कैसे निकाला
कि डब्ल्यू बराबर ई बराबर क्या होता है W/Q, और Q का मान Q आवेश है, Q बराबर IT, ये तो आपको कन्फर्म मालूम ही है। तो Q बराबर IT मैंने निकाल लिया। तो यहाँ से मैंने E का फिर से E बराबर क्या हो गया W/Q की जगह IT मैंने रख दिया, और यहाँ से मेरा W का मान भी क्लियर आ गया। क्लियर हुआ। तो इसी के साथ विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर ई के बीच संबंध मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगले पेज में और इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ता हूँ। वीडियो को स्किप मत करिएगा प्लीज़ यार, आपसे रिक्वेस्ट है। शेयर करिए और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। चलिए अगले पेज में। अब मैं अगला निकालूंगा सेलों का संयोजन या संधारित्रों का संयोजन, कुछ भी कहिए आप ना। तो संधारित्रों का संयोजन कहिए, कोई बात नहीं। तो इसमें भी जैसे अपने प्रतिरोधों का संयोजन निकाला था, तो उसमें क्या क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन था और समांतर क्रम संयोजन था। और इसमें भी संधारित्रों का संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन है। क्लियर हुआ ना। तो इसमें मैं ज़्यादा लिखाऊंगा नहीं, मैं डायरेक्ट डेरिवेशन पे आता हूँ और वहीं से फटाफट करते चला जाता हूँ। क्लियर हुआ ना। क्या कहा अभी जस्ट बोला मैंने कि इसमें क्या करूँगा, लिखवाऊँगा ज़्यादा नहीं, केवल क्या करना है, डेरिवेशन मुझे बताना है। और आप सब लिख लेंगे, समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, सभी लोग कहते हैं, मैं सुना हूँ। तो समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे उम्मीद है। फिर भी समझ में आएगा बहुत ही अच्छी से, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन इसमें भी होता है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए आप, श्रेणी क्रम संयोजन। जैसे वो था उसमें क्या था, प्रतिरोध था, प्रतिरोधों का संयोजन, तो इस प्रकार कुछ बनता था। और इसमें श्रेणी का संयोजन यानी कि संधारित्रों का संयोजन, तो इसमें नहीं बनाएंगे, सेल बनाना है ना, सेलों का संयोजन यानी कि सेल, ठीक है। तो यानी कि यूं, बहुत कम पूछता है, फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपके लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहता। आपको पढ़ना है, सिर्फ फोड़ना है, अच्छा स्कोर करना है, ये मेरा जिद्द है और आपके भी जिद। तो ये देखिए सेलों का संयोजन, इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, इसको मान लेते हैं C3। सेलों का भैया CA मानेंगे। अब जैसे आपने प्रतिरोध माना था तो R होता प्रतिरोध का, तो R माने थे मैंने। और इसमें जो विभवांतर है V1, V2 और V3 हो गए, अलग अलग विभवांतर है और इसमें समान आवेश बहेगा। अब लिखेंगे क्या, इसमें थोड़ा बता दे रहा हूँ ना। मान लिया जैसे उसमें लिखे थे, मान लिया, अच्छा ऐसे बताऊँ क्या, ठीक है ऐसे बता देता हूँ, कोई बात नहीं, कि जो सभी प्रतिरोध आपस में मिले हुए हैं, प्रतिरोध नहीं, सेल आपस में क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। अब देखिए C1 जो है C2 से मिले, C2 C3 से मिले और C3 C1 से मिले हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। और V1 V2 V3 इसमें जो विभवांतर है अलग अलग है और जो आवेश है इसकी आवेश समान रहेगी। तो Q बराबर क्या होता है, फॉर्मूला मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पा रहा हूँ। Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना। तो यहाँ से मैं V निकालूंगा, अगर V निकालूंगा तो V इक्वल टू क्या हो जाता है, Q/C हो जाएगा। V का वैल्यू मुझे मालूम हो गया ना, बस यही चीज़ मुझे मालूम करना था। अब इसमें निकालेंगे विभवांतर, V1 इक्वल टू ना, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अलग अलग रहेगा, विभवांतर अलग अलग है ना। तो V1 इक्वल टू Q/C1 और ऐसे V2 निकाल लेंगे Q/C2 और ऐसे V2 हो गया ना। और V3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q/C3, अलग अलग है ना, सेल अलग अलग है ना। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सभी निकाल लेंगे टोटल, V2 V1 प्लस V2 प्लस V3। सभी संधारित्र में जो सेल है उसको अलग अलग निकाल लेंगे, V1 प्लस V2 V3। अब V1 का मान क्या है, रख दो, जो भी V1 का मान है वो आप रख दीजिए। तो V इक्वल टू हो गया V1 का मान Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। क्लियर हुआ ना इतना। अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, Q, तो क्या बचेगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ से देखिए V इक्वल टू क्या होता है आपका, Q/C होता है ना। तो यहाँ पर रख देंगे Q/C और Q 1/C1, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ ना, C2 प्लस 1/C3। अब देखिए Q से Q कट गया तो C इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C होगा ना, क्योंकि एक कटा है ऊपर से, प्लस 1/C3। कितने भी संधारित्र में सेल आ जाए तो ऐसे नहीं लिख सकते इसको, अच्छे से थोड़ा देखने में अच्छा लगे। 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3, ये आपका फाइनल वाला आ गया श्रेणी क्रम संयोजन में। क्लियर हुआ ना। अब मैं अगले पेज में चलता हूँ
और श्रेणी हो गया। समांतर क्रम संयोजन अगले पेज में करता हूँ। चलो अगले पेज में। अब देखिए समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम भी संयोजन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। इसमें v जो है विभवांतर जो था उसमें अलग अलग था, इसमें सेम रहेगा। क्लियर हुआ ना। चलो कैसे बनाते हैं देखते जाओ। आपको क्या करना है, स्केल से ही बनाना है, नहीं तो अगर गलत हो जाएगा ना, यही तो इसका मेन होता है भाई। यही इसका मेन होता है। ठीक, ये अब मिला दो इसको। नाम अभी नामकरण बाद में करते हैं, थोड़ा दूसरे पेन से करेंगे ना, थोड़ा स्पष्ट आपको पता चलेगा। अब देखिए ये क्या है आपका C1 C2 और C3 अलग अलग है ना। अब यहाँ पर जो आवेश है Q1 Q2 और Q3 कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होगा यार, हर बार बताऊँ ये अच्छा नहीं लगता। और ये जो विभवांतर है इसमें V है बस सॉरी, है ना। अब इसमें लिखेंगे डायरेक्ट, मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल हल करने, कैसे हल करेंगे इसे। ठीक है, प्रूव कर रहा हूँ कि ये फॉर्मूला क्या आएगा इसका। देखिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, यही होता है ना, CV यही होता है। तब मैं Q1 जब निकालूंगा तो CV1 हो जाएगा, और Q2 जब निकालूंगा CV2, और Q3 अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा CV3। क्लियर हुआ नहीं? क्लियर दिखा नहीं, कोई बात नहीं, ये 1 मिनट देख लो। ठीक, Q1 Q2 Q3 तीनों निकल गया आपका। अब क्या करेंगे, तीनों आपस में जोड़ देंगे। जब कुल आवेश निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कुल आवेश, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। रख दो फटाफट, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रकार से मैं बता चुका हूँ, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हो। CV1 प्लस CV2 प्लस CV3, और यहाँ से C कॉमन ले सकता हूँ ना, तो क्या बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 Q इक्वल टू। क्लियर बात हो रहा है ना। अब Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है, तो CV1 प्लस V2 प्लस V3, C से C काट दिया मैंने, आ गया V इक्वल टू, 1 मिनट यार, V1 V2 V3 मैंने यार जस्ट बताया था, सॉरी यार, मैंने क्या कहा था इसमें कि विभवांतर जो है, ध्यान कहीं और हो गया, सॉरी ना। देखिए इसमें क्या बताया था मैंने, विभवांतर जो है इसका क्या रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, ये बताया था ना, विभवांतर इसमें अलग अलग नहीं रहेगा। तो यहाँ पर ये जो C1 रहेगा ये रहेगा C1 C2 और C3, सॉरी यार, C1 C2 C3, V तो वैसे रहेगा ना, तो यहाँ से गलत काट देता हूँ मैं, सॉरी, आप सब भी गलत काटे होंगे, सॉरी यार, रियली सॉरी, बहुत बड़ी गलती कर दी, कोई बात नहीं। देखिए अब क्या है, Q इक्वल टू, यहाँ से क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ V, तो क्या बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, यही बचेगा ना। अब Q बराबर क्या होता है, CV इक्वल टू V, और V को ऐसे लिख दो, V से V कट जाएगा आपका C1 प्लस C2, तभी मैं बोला यार ये आता है, इसका फॉर्मूला है। तो C इक्वल टू क्या आ गया आपका, C1 प्लस C2 प्लस C3। मुझे उम्मीद है भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। बहुत जल्दी तो नहीं बता रहा हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छा लगा हो तो, है ना। चलो अगले पेज में चलते हैं, अगला देखते हैं। अब अगला आपका जो आ जाता है किरचॉफ का नियम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो किरचॉफ का नियम बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। पहला और दूसरा नियम बता रखा हूँ कई बार, फिर भी मैं जो ये इस लेसन में कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ। तो किरचॉफ का नियम अच्छे से देखिएगा, है ना, बहुत आसान है, इजी है, समझिए इसे। किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम कैसे करते हैं इसे हल, ठीक है ना। तो किरचॉफ का नियम जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आसान तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए किरचॉफ जी ने 2 नियम दिए थे, ठीक है। किरचॉफ समझ लो एक वैज्ञानिक का नाम है किरचॉफ, ठीक है ना। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। तो कहे थे कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ध्यान समझिए। अच्छा, डायग्राम की सहायता से अगर समझाऊंगा, साथ साथ में डायग्राम भी बनाऊंगा, तो मुझे उम्मीद है उससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा, है ना। तो वैसे मैं समझा रहा हूँ कि डायग्राम भी बना रहा हूँ, तब समझ में भी आएगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु हुआ, कोई बिंदु। अब यहाँ से अगर मान लेते हैं कोई धारा है, इसे मैं पहले बना देता हूँ ना।
ठीक, कितना ही बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं। अगर मान लेते हैं ये I1 हुआ। अब ध्यान समझिए, ये निशान क्या आपको दर्शा रहा है कि धारा अंदर जा रहा है। धारा क्या हो रहा है, ये जो नोक होता है जिस तरफ रहता है इधर है ना, तो इधर यानी कि धारा जा रहा है। तो यही किरचॉफ जी ने कहे थे पहले नियम में कि जिधर भी धारा जाएगा उधर का मान, ध्यान समझिएगा, शून्य नहीं होगा। ध्यान समझिएगा। अब ये वाला देखिए, ये संधि से दूर जा रहा है, ये मान लेते हैं। जैसे ये देखिए, पहली बात तो ये संधि की ओर जा रहा है, ये ऐसे मैंने डायग्राम बनाया था ना, ये संधि की ओर जा रहा है। लेकिन इधर से जब जा रहा है, यहाँ से जब इधर गया तो ये संधि से दूर गया। जो संधि से दूर जाता है यानी कि जो बिंदु से वो दूर जा रहा है वो माइनस होगा। क्लियर। अब जैसे ये मैंने इस तरह बनाया कुछ, तो ये वाला जो है ये संधि की ओर गया, अब ये संधि से क्या हो रहा है, दूर जा रहा था, यानी कि कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा इसमें। क्लियर हुआ ना बात। तो यही चीज़ इसमें मानना है। अब इसमें I1 I2 मान लो आपके हिसाब से, इसको मान लेते हैं I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, इसको I3 मान लेते हैं। आपके ऊपर है, चाहे जो मान लो, I5 मान लेते हैं। क्लियर हुआ ना इतना। मुझे उम्मीद है तो समझ में आया होगा। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ जी ने यही कहे थे पहले नियम में कि जो संधि की ओर आएगा वो प्लस रहेगा और जो संधि से दूर जाएगा वो माइनस होगा, यही बोले थे। तो एक अब देखिए इसमें लिखिए थोड़ा, तो सिग्मा I = 0, यही होता है ना, सिग्मा I = 0। अब देखिए जो संधि की ओर जा रहा है उसको लिख देते हैं I1 सबसे पहले। अब देखिए I2 क्या है, ये संधि से दूर जा रहा है, दूर जा रहा है ना, देखिए नोक इधर इधर यानी कि इधर जा रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका, माइनस हो गया। I2 अब I3, अब I3 देखिए दूर जा रहा है तो ये भी माइनस होगा। अब I4 देखिए संधि की ओर आ रहा है, देखिए इस तरह इसका है कुछ, ये नोक इधर है ना, तो ये प्लस होगा I4 प्लस। ऐसे I5 भी संधि की ओर जा रहा है, बराबर 0, कुल के बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मैं I1 I2 I3 सब निकालेंगे, तो I1 है लिख लो प्लस I4, माइनस को उधर ठेल देंगे अपना I5 = अब देखिए माइनस है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस I2 प्लस I3, यही होगा ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो यही चीज़ लिखना है। चलो अब थोड़ा सा लिख दूँ ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। लिखेंगे क्या, संधि के ओर आने वाली धाराओं का, अब एक बार फिर से बताऊंगा तो आ जाएगा ना, धाराओं का योगफल क्या है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल संधि से दूर क्या है, संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं, एक मिनट ऊपर करो थोड़ा, विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है, अब इसको समझिए। मैंने कहा कि किरचॉफ जी ने ये बताया था कि जो संधि की ओर आएगा वह, ध्यान समझिए, जो संधि की ओर आएगा वह प्लस होगा और जो संधि से दूर जाएगा वह माइनस होगा। वही चीज़ मैं किया हूँ। देखिए ये संधि की ओर जा रहा है, ये भी संधि की ओर जा रहा है, लेकिन ये जो है इधर जो जा रहा है I3 वो संधि से दूर जा रहा है, तो जो माइनस था उधर पलट दिए, प्लस हो गया। क्लियर। मुझे उम्मीद है किरचॉफ जी के पहला नियम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। दूसरा नियम अगले पेज में, चलो अगले पेज में। अब हम देखेंगे किरचॉफ जी के दूसरा नियम। मुझे उम्मीद है पहला नियम बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा आपको। क्लियर हुआ ना बात। तो किरचॉफ का दूसरा नियम देखिए, समझिए इसको अच्छे से। देखिए किरचॉफ ने जो दूसरे नियम में बताया कि किसी बिंदु विद्युत परिपथ के बंद जाल के, अब समझाऊंगा भी बना के, बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाले विद्युत धाराओं एवं उनके संगत परिपथों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसमें क्या था? 0 होता था, और इसमें क्या होता है? बराबर होता है। फिर से समझिए कि किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं उनके संगत परिपथों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसको समझिए डायग्राम के हिसाब से। तो रेड पेन से बनाओ ना,
देखिए आपको क्या करना है, स्केल से ही बनाना है। मैं तो वैसे बना दे रहा हूँ, क्या करना, मुझे नंबर थोड़ी नहीं मिलना है ना। आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर कहेंगे तो स्केल से भी बनाएंगे ना। ये आपका क्या है, प्रतिरोध हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर भी बनाएंगे। ये क्या है आपका भाई, प्रतिरोध है। समझिए अच्छे से, क्योंकि बहुत लोग को ये चीज़ पता ही नहीं रहता बाद में भी कि ये क्या है। ये क्या है आपका भी प्रतिरोध है। तीनों आपस में मिला देंगे। अब देखिए इसका नामकरण थोड़ा कर दीजिए आप। इसका नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी, इसका सी, इसका डी, और इसका ई, और इसका एफ। अब देखिए ये जो धारा है इधर से जाएगा, तो ये भी धारा इधर से जाएगा, और ये जब धारा ऐसे निकलेंगे सारे धारा ऐसे आएंगे, इधर से निकलेंगे, यानी कि I1 + I2। क्लियर, ये बात क्लियर हुई ना। अब देखिए ये प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध अलग अलग होंगे। क्लियर हो ना। अब लिखेंगे इसमें थोड़ा कि सिग्मा ई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा IR। भी बोले कि बराबर होता है, गुणनफल के क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा IR। अब मैंने पूरा निकालूंगा क्या, ABCD में। तो ABCD में जब निकालेंगे तो E1 - E2। देखिए भैया अब E1 E2 हो जाएगा। क्लियर, E1 - E2, थोड़ा देखिए ऊपर, E1 - E2 इक्वल टू IR1 - I2R2। ये R है ना, R2 है। क्लियर, यानी कि V इक्वल टू IR होता है ना, तो यहाँ पर अलग अलग धारा और अलग अलग प्रतिरोध रहेगा। तो E1 - E2। अब देखिए अब ABCD पहले परिपथ में हो गया। अब दूसरे परिपथ में निकालेंगे, यानी किसमें, DCEF में निकालेंगे। क्लियर, तो इसमें हो जाएगा क्या, E2, देख लीजिए, E2 इक्वल टू I2 R2 + I1 + I2, I2 + I1 + I2 और R3। ये हो गया इतना। यानी कि E1 और E2 इनका मेन मकसद क्या था, मेन मकसद यही था कि सिग्मा ई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा IR होता है। यही इनका मेन मकसद था। कि किरचॉफ जी ने दूसरे नियम में यही कहा था कि कोई बंद जाल है और उसमें विभिन्न भागों में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराएं होती हैं वह किसके बराबर होती हैं, पहली बात बीजगणितीय गुणनफलों के बीजगणितीय के योग के बराबर होती है। यही इनमें सिद्ध करना था। सिद्ध क्या करना था कि सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा IR इनका मेन मकसद था पूछने का। तो बस ये भी आपको क्लियर हुआ। अब अगले पेज में चलते हैं और अगला देखते हैं। चलो अब अगले पेज में मैं आ गया। अगले हेडिंग क्या है, विभव मापी। ये क्या होता है, यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दो बिंदु के बीच वैद्युत विभवांतर नापने का एक उपकरण होता है। यानी कि जो नापा जाता है जिससे विभवांतर को, उसे हम क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं। क्लियर हुआ ना, जिससे हम मापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं। क्लियर हुआ बात। फिर से इसको समझिए। यदि किसी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, जैसे ये एक बिंदु हुआ और ये बिंदु, दोनों के बीच जो विभवांतर मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, विभव मापी कहते हैं। अब जैसे है आपके घर में लाइट को कौन मापता है, मीटर मापता है, सिंपल सी बात। वैसे विभव मापी को जो परिपथ है उनके बीच का जो गैप है उसी को क्या मापता है, विभव मापी मापता है। क्लियर बात। और इसके बारे में सिद्धांत उदाहरण मैं बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या बताऊँ इसको फालतू में, तो इसीलिए मैं कट कर दिया। बताने वाला था बट मैं कट कर दिया। अगला है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हीटस्टोन सेतु। अब इसको समझिए। देखिए मैं टाइम इसलिए वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैं अलग अलग से भी बता रखा हूँ। अगर जो भी नहीं समझ में आएगा आपको, ऐसे लिखिएगा व्हीटस्टोन सेतु बाय अतुल स्टडी सेंटर, ऐसे लिखेंगे, आपको डायरेक्ट आपके अपने चैनल पर लेके चला जाएगा झम्मद है, और वहीं पर देख लेता डायरेक्ट आप। क्लियर। तो व्हीटस्टोन सेतु में देखेंगे ये प्रतिरोध है, ठीक, PQRS, ठीक है। अब इसमें क्या है, चार प्रतिरोध है। कौन कौन से, PQRS क्या है, इसमें चार प्रतिरोध है। और इसमें चतुर्भुज देखिए ABCD, चतुर्भुज भी है। ABCD क्या है, चारों भुजाओं के साथ जोड़ा गया है। समझ में आया ना। अब इसमें देखिए A और C विकर्ण है ना। अब इसमें क्या है, E जोड़ा गया है। इसमें देखिए A और C के विकर्ण के बीच E जोड़ा गया है ना, ये E है। A और C के बीच विकर्ण E को जोड़ा गया है। इतना क्लियर हुआ ना आपको अच्छे से। अब AC जब हुआ तो BD भी विकर्ण है ना भाई, BD विकर्ण है। अब देखिए BD के बीच है, BD विकर्ण है ना, ये धारामापी है, तो इसके बीच में क्या मापा जा गया है, धारामापी जोड़ा गया है। BD के बीच धारामापी जोड़ा गया है और A
सी के बीच ई जोड़ा गया है, विकर्ण ए सी के बीच क्या जोड़ा गया है, ई जोड़ा गया है। क्लियर हुआ इतना। और धारामापी कोई विक्षेप नहीं होता, इसमें कोई विक्षेप नहीं होता, तब यह सेतु व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। क्लियर हो ना। अब मैं यही लिखा हूँ, यही चीज़ लिखा क्या हूँ, यही मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि 4 प्रतिरोध हैं PQRS को चतुर्भुज ABCD के चारों भुजाओं के साथ जोड़ा गया है। AC विकर्ण के साथ सेल E जोड़ा जाता है तथा BD के साथ धारामापी जोड़ा जाता है, और धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता, तब यह सेतु व्हीटस्टोन सेतु की स्थिति में कार्य करता है या स्थिति में होता है, यही कह लीजिए आप। क्लियर हुआ ना इतना। मुझे उम्मीद है भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब देखिए ये तो आपको क्लियर हुआ। अब इसका व्हीटस्टोन सेतु निकालने के कैसे, लाना क्या है, चलिए अगले पेज में देखते हैं। चलो इसमें आपको लाना क्या है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। इसमें लाना है इस स्थिति में, लिखिए थोड़ा, इस स्थिति में P/Q क्या, P/Q और इक्वल टू R/S। समझिए P/Q इक्वल टू R/S, इसे क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। इसी क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। लिख लो भैया। क्लियर समझ में आया ना। यही आपको सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध करेंगे थोड़ा समझेंगे। अब किरचॉफ का नियम पहला दूसरा नियम बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, और उसी के अनुसार लगेगा। कैसे लगेगा, लिखिए किरचॉफ के नियमानुसार, तो किरचॉफ का नियम क्या कहलाता है। अब जैसे निकालेंगे किसमें, ABDA में। देखिए बार बार मैं डायग्राम तो दिखा नहीं सकता आपको, तो इसलिए देख लीजिएगा आप सब ना। तो ABDA में निकालेंगे जब, तो क्या हो जाएगा, I1P माइनस के I2R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से ये माइनस है ना, देखिए सभी लोग अलग अलग, एक बार मैं डायग्राम दिखाना चाहता हूँ, चलो स्किप करके वहाँ पर ले चलता हूँ डायरेक्ट। ध्यान समझिए जो मैं बताना चाहता हूँ, मेन मकसद मेरा ये इसके विपरीत है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये माइनस होगा, ठीक है, ये निगेटिव होगा। ये I1 है तो माइनस I2 होगा, ठीक है ना, यही चीज़ है इसमें। अब चलिए अगले पेज में चलता हूँ, मैं यहीं से चल देता हूँ ना, ये रहा अगला पेज ना। तो I1P माइनस I2R इक्वल टू 0। मैं अगला पेज खोला हूँ, वहीं से देख के आपको बता रहा हूँ कि डायग्राम में, ठीक है ना। ये क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ से I1P मुझे निकाल लेना है I2R, क्योंकि माइनस था उधर कर लिया मैंने। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। और इसी प्रकार बंद परिपथ, इसी प्रकार लिख दीजिए चाहे तो, इसी प्रकार बंद परिपथ BCDB में, किसमें, BCDB में। देख लेना भैया, बार बार दिखाऊंगा तो टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा। अगर BCDB में निकालेंगे तो I1Q माइनस I2S इक्वल टू क्या होता है, 0। यहाँ से I1Q निकालेंगे, I1Q इक्वल टू I2S निकालेंगे। क्लियर ना, माइनस उधर पॉजिटिव हो जाएगा, I2S हो जाएगा। अब इसमें लिखिए समीकरण 1, क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर दीजिए, अभी आ जाएगा। भाग करने पर क्या था, पहला I1P, थोड़ा ऊपर करूँ ना, I1P बटे, देखिए I1P और I1Q, क्लियर। और यहाँ पर भी क्या था, I2R बटे I2S, ये कट गया, देखिए ये कट गया, क्या बचा, P बटे Q इक्वल टू R बटे S। यही तो आपको सिद्ध करना था। तो मुझे उम्मीद है भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो आज का जो लेसन 3 था, पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया इस वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया। प्लीज़ 10 लोगों को कम से कम शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बनाया गया ये वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए, शेयर नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से कर लीजिए फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।